वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ यूनाइटेड वी स्टैंड। तो ये वीडियो में बात करेंगे कल यानी कि यूरो के डे 8 में जितने भी सारे मैचेस थे उनको लेके। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्लोवाकिया और यूक्रेन के बीच जो मैच था उसको लेके। तो देखिए ये मैच में स्लोवाकिया के लिए जो ये मैच तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट था क्योंकि उनको एक ही पॉइंट चाहिए अगले राउंड में जाने के लिए। और दूसरी तरफ अगर यूक्रेन की बात करें तो उन लोगों के लिए ये डू और डाई सिचुएशन वाला एक मैच था क्योंकि उन लोगों का ये मैच हर हाल में जीतना था क्योंकि पहला वाला मैच वो लोग अनएक्सपेक्टेडली रोमानिया के अगेंस्ट में हार गए, वो भी 3-0। तो इसलिए उन लोगों का गोल डिफरेंस भी खराब था। तो मैच जब चालू हुआ तो हम लोग देख रहे थे कि स्लोवाकिया हैड अ बेटर स्टार्ट और स्लोवाकिया वाज द बेटर टीम, आप कह सकते हो, इन द फर्स्ट हाफ। क्योंकि फर्स्ट हाफ में स्लोवाकिया ने फिर से एक गोल मार दिया और वो और कोई नहीं, फिर से इवान स्टाज नहीं वो गोल मारा है। लेकिन वहां पे आपको ये चीज एक्नॉलेज करना होगा कि वहां पे यूक्रेन के डिफेंस में, मतलब वहां पे था आपका जिरिचेंको, तो उसने मैन मार्क नहीं किया था और उसका आइडिया भी नहीं था कि पीछे से मैन आके मतलब फ्री रन दे के वो फिनिश कर सकता है, और वो भी आपका नियर पोस्ट में। तो इसीलिए इट वाज अ डिफेंसिव मिस्टेक। और उसी के साथ हाफ टाइम में यूक्रेन 1-0 फिर से ट्रेल कर रहे थे, तो हम लोग को लग नहीं रहा था कि यूक्रेन सेकंड हाफ में कुछ कर पाएंगे क्योंकि पहले हाफ में यूक्रेन की तरफ से हम लोग को ऐसा कुछ खास देखने को नहीं मिला। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि इस यूरो में एक ट्रेंड दिख रहा है कि आइदर टीम्स आर स्कोरिंग बैंगर्स, अदरवाइज टीम्स आर स्कोरिंग ओन गोल्स। तो ऐसा एक चीज हो रहा है। तो मालूम नहीं बॉल के लिए कुछ है या नहीं है, क्योंकि 2010 में जब वर्ल्ड कप हुआ था साउथ अफ्रीका में, तो अगर आप लोग को याद है कि उस टाइम पे जाबुलानी बॉल से खेला जा रहा था, तो उस टाइम पे बॉल को लेके भी थोड़ा बहुत शिकायतें आ रहे थे कि बॉल का वेट जो है वो थोड़ा ज्यादा ही हल्का है, या फिर जब बॉल आप ज्यादा लंबा शॉट या लंबा फ्री किक मार रहे हो, एड में जाके बॉल का डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है या फिर बॉल अचानक से डिप कर रहे हैं। तो ये सारा कंट्रोवर्सी हुआ था 2010 वर्ल्ड कप के टाइम पे, लेकिन अभी यूरो में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो ये सब सिर्फ हम लोगों का स्पेकुलेशन ही है, हम लोग बैठे बैठे क्या ही कर सकते हैं सिर्फ स्पेकुलेशन के अलावा। तो क्या आप लोगों को क्या लगता है इसमें, ये मुझे जरूर बताएं, क्योंकि ये एक टेंडेंसी हम लोग को देखने को मिल रहा है कि हर तीसरा गोल या चौथा गोल एक बैंगर हो रहा है या तो फिर ओन गोल हो रहा है। तो हो सकता है कि ऐसा कुछ हो। तो आपको क्या राय है, आपको क्या लगता है कि क्या है ना है, तो ये मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। तो चलिए मैच में वापस आते हैं। तो सेकंड हाफ जब चालू होता है तो सेकंड हाफ चालू होने के बाद हम लोग को एक बेटर यूक्रेनियन परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। सेकंड हाफ में वो लोग ज्यादा बेहतर खेल रहे थे, ज्यादा बेटर चांसेस क्रिएट कर रहे थे, और वो लोग 2 गोल स्कोर भी कर दिए और मैच जीत के चले गए। तो ये जीत उन लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये ग्रुप अभी भी वाइड ओपन है क्योंकि रोमानिया के साथ बेल्जियम का मैच है। तो बेल्जियम अगर रोमानिया को हरा देते हैं तो फिर सबका पॉइंट इस ग्रुप में इक्वल हो जाएगा, जो कि होगा आपका 3। तो ये ग्रुप अभी भी वाइड ओपन है, कोई भी नेक्स्ट राउंड में जा सकते हैं इस ग्रुप से। तो इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं ऑस्ट्रिया का जो मैच था आपका पोलैंड के साथ। ये मैच भी बहुत इंपॉर्टेंट था दोनों ही टीमों के लिए, क्योंकि पोलैंड अगर ये मैच हार जाते हैं तो पोलैंड विल बी आउट ऑफ दिस यूरो। और दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया को अगर अगले राउंड में जाना है तो ये मैच उनके लिए जीतना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि पहला वाला मैच वो लोग फ्रांस से हार चुके हैं और अगला वाला मैच हम लोगों के साथ यानी कि नेदरलैंड्स के साथ है ऑस्ट्रिया का। तो इसीलिए ऑस्ट्रिया के पर्सपेक्टिव से ये मैच जीतना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो मैच जब चालू हुआ तब पहले हाफ में मैं कहूंगा इट वाज अ इवन परफॉर्मेंस फ्रॉम बोथ द टीम्स, क्योंकि ऑस्ट्रिया फ्रांस के साथ जैसा खेल रही थी, जो उनका इंटेंट था, जो उनका वर्क रेट था, वो लोग फिफ्थ गियर में खेल रहे थे और बहुत ही इंटेंस, हाई इंटेंस फुटबॉल खेल रहे थे अगेंस्ट फ्रांस। तो कल वो चीज हम लोग को देखने को नहीं मिला फ्रॉम ऑस्ट्रिया। स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ हम लोग देख रहे थे कि ऑस्ट्रिया हियर एंड देयर स्लॉपी पासिंग भी कर रहे हैं और पोलैंड कभी कभार कोशिश कर रहे कुछ चांस क्रिएट करने की। फर्स्ट हाफ में तो आपका लेवेंडोस्की नहीं था, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रिया ने शुरू में ही एक गोल स्कोर कर दिया था, जो कि आपका अगेन डिफेंसिव एरर था, क्योंकि वो मैन मार्क नहीं किया था किसी ने और किसी को लगा ही नहीं था कि वहां से ऑस्ट्रिया अचानक से एक गोल मार देंगे। तो इट वाज काइंड ऑफ अ सकर पंच फॉर पोलैंड। और दूसरी तरफ पोलैंड ने भी इक्वलाइज कर दिया था, तब ऑस्ट्रिया थोड़ा शॉक्ड हो गया था क्योंकि आउट ऑफ नोवेयर अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले पोलैंड गोल मार दिया था, जो कि पोलैंड पहले मैच में भी नीदरलैंड्स के साथ किया था कि पूरा मैच नीदरलैंड्स ही खेल रहा था, लेकिन पोलैंड आउट ऑफ नोवेयर एक गोल मार दिया था। तो फर्स्ट हाफ में
इट वाज़ 1-1। सेकंड हाफ में हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा इंटेंट दिखने को मिला फ्रॉम ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया ऐसा लग रहा था कि सेकंड हाफ में वो लोग 1-2 गियर अप किए थे, उनका वर्क रेट थोड़ा हाई था। भले ही फ्रांस मैच में उन लोग जो गियर में खेल रहे थे, मतलब 4th या 5th गियर में खेल रहे थे वो मैच, ऐसा वो लोग पोलैंड के साथ नहीं किया, और वो करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ा सेकंड हाफ में, क्योंकि आपको दिख रहा था क्वालिटी वाइज़ डिफरेंस, वर्क रेट वाइज़ डिफरेंट एंड इंटेंट वाइज़ डिफरेंस, और उसके साथ-साथ प्रेशर सिचुएशन को हैंडल करना भी ऑस्ट्रिया को मालूम है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि राल्फ रैंगनिक इज़ अ वेरी, वेरी गुड मैनेजर, और वो चीज़ वो लोग बार-बार दिखा रहे हैं अपने फुटबॉल में ऑस्ट्रिया, कि वो लोग क्यों बेहतर कर सकते हैं आगे जाके, और ये चीज़ में आपको राल्फ रैंगनिक को भी क्रेडिट देना होगा। और उसी के साथ सेकंड हाफ में वो लोग 2 गोल स्कोर कर देते हैं। एक तो आपका पेनल्टी था जो कि मेरे ख्याल से बिल्कुल ही सही था, क्योंकि वहाँ पे 1v1 सिचुएशन में शेज़नी अगर बॉल में कोई कॉन्टैक्ट नहीं कर पाता है, मतलब बॉल विन नहीं कर पाता है, तो वो क्लियर कट पेनल्टी हो जाता है। तो इसीलिए वो तो पेनल्टी था, और दूसरी तरफ लेवेंडोव्स्की सेकंड हाफ में आए थे, लेकिन वो 2-3 बार कुछ चांसेस, हाफ चांसेस उनको मिला था। गोल स्कोर करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी उन्होंने एक बढ़िया-सा शॉट लिया था जो कि सेव कर दिया था ऑस्ट्रिया का गोलकीपर। तो पोलैंड के लिए मेरे ख्याल से इस यूरो से मेरा कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं था। आई एम श्योर किसी का भी नहीं होगा, क्योंकि पोलैंड कभी भी अगले राउंड में तो क्वालीफाई नहीं किया है इससे पहले, और लास्ट वाले यूरो में भी जैसे मैंने बोला था कि पोलैंड को 1 ही पॉइंट मिला था, तो इस बार शायद 1 भी पॉइंट ना मिले, क्योंकि पोलैंड अभी 2 मैच में तो 0 है, और वो लोग निकल भी गए हैं टूर्नामेंट से, और अगले मैच उनका है फ्रांस के साथ। तो मेरे ख्याल से ये कैंपेन पोलैंड का 0 पॉइंट्स से ही खत्म होगा। दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया का गोल डिफरेंस थोड़ा बेहतर हो गया है। अभी ऑस्ट्रिया का आखिरी मैच बाकी है हम लोगों के साथ, तो हम लोग क्या करते हैं ऑस्ट्रिया के साथ, वो देखने वाली बात होगी। उसी पे ही डिपेंडेंट होगा कि कौन 2 में फिनिश करेंगे और कौन 3 में। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इस ग्रुप से, जो कि हम लोग को लग रहा था कि ग्रुप ऑफ डेथ है, लेकिन फिर भी ये ग्रुप से मेरे ख्याल से तीनों ही टीम, मतलब नीदरलैंड्स, फ्रांस एंड ऑस्ट्रिया, तीनों ही टीम मतलब चांसेस है कि तीनों ही टीम अगले राउंड पे चले जाए, क्योंकि अगला जो मैच के बारे में हम लोग बात करेंगे वो होगा आपका नीदरलैंड्स और फ्रांस। ये मैच का स्कोर लाइन तो है 0-0, तो दोनों ही टीम को अभी 1-1 पॉइंट मिल चुका है। नीदरलैंड्स अभी ज़्यादा गोल स्कोर करने के लिए नीदरलैंड्स 1 नंबर पे है 4 पॉइंट लेके, फ्रांस भी 2 नंबर पे है 4 पॉइंट्स लेके, और ऑस्ट्रिया का 3 पॉइंट्स हो गया है। 3 पॉइंट में अगर आपका गोल डिफरेंस थोड़ा बेहतर होता है, अगर मान लीजिए लास्ट वाला मैच में ऑस्ट्रिया नीदरलैंड्स से हार भी जाती है, फिर भी ऑस्ट्रिया कैन गो टू द नेक्स्ट राउंड, क्योंकि दूसरे जितने भी सारे ग्रुप्स में नंबर 3 पे टीम्स हैं, उनका पॉइंट्स आइदर 0 है, नहीं तो 1 है। तो 3 पॉइंट अभी तक तो किसी का नहीं है, और अगर किसी का हो भी जाए, तो उसका गोल डिफरेंस ऑस्ट्रिया के साथ अगर कंपेयर करेंगे, तो मेरे ख्याल से ऑस्ट्रिया का चांसेस ज़्यादा है। अगर वो लोग 3 पॉइंट में भी फिनिश करते हैं, तो अगले राउंड में जाने के लिए, और वो लोग मान लीजिए अगर नीदरलैंड्स के साथ ड्रॉ भी कर गए, तो उन लोगों का भी 4 पॉइंट हो जाएगा। तो वो लोग 4 पॉइंट अगर हो जाता है, तो अगले राउंड पे तो जाएँगे ही जाएँगे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ से तीनों टीम ही अगले राउंड में, राउंड ऑफ 16 में प्रोग्रेस करेंगे। तो अभी चलिए बात कर लेते हैं वो मैच की, जहाँ पे हो गया एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी, और जहाँ पे मेरा टीम नीदरलैंड्स खेल रहा था। तो ऑब्वियसली आई एम डिसअपॉइंटेड एंड आई एम पिस्ड अगेन एट द इंग्लिश रेफरीज। आप देखिए अभी तक यूरो में कोई भी डिसीजंस एज सच कुछ गलत नहीं हुआ, कोई भी कंट्रोवर्सी हुआ ही नहीं। इतने मैचेस हो चुके हैं जहां पे हम लोग को वार का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिला है, फिर भी कोई कंट्रोवर्सी देखने को नहीं मिला है। लोग ये टेक्नोलॉजी को एफिशिएंटली हैंडल कर रहे थे इस टूर्नामेंट में, और आप देखिए जो टाइम ले रहे हैं वार कोई डिसीजन लेने में, वो आपका ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट, लेकिन कल जब ये कंट्रोवर्शियल मोमेंट आया मैच में, तब डिसीजन लेते लेते उन लोगों को 10 मिनट तक टाइम लग गया। इज इट अ कोइंसिडेंस कि कल एक कंट्रोवर्सी हुआ और रेफरी और वार में कौन बैठा था? एंथनी टेलर एंड स्टुअर्ट एटवेल, दोनों ही इंग्लिश रेफरीज हैं। तो इसीलिए मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि जो लोग इंग्लिश प्रीमियर लीग देखते हैं, या फिर जिनका टीम इंग्लिश प्रीमियर लीग में खेलते हैं, जैसे मेरा मैनचेस्टर यूनाइटेड इंग्लिश प्रीमियर लीग में है, आपका भी हो सकता है कि आप लिवरपूल, मैनचेस्टर सिटी, आर्सेनल, टॉटनहम या फिर कोई भी टीम का फैन हो, तो आपको मालूम है कि लास्ट वाले सीज़न में कैसे रेफरिंग डिसीजंस के वजह से हर एक टीम को थोड़ा बहुत सफ़र करना ही पड़ा। बहुत सारी टीम को ज़्यादा सफ़र करना पड़ा, कुछ-कुछ टीम को थोड़ा सफ़र करना पड़ा, लेकिन सफ़र मोरलेस सबको ही करना पड़ा। अगर आप टॉप 6 टीम्स की बात करें, तो उन लोगों को भी बहुत सफ़र करना पड़ा है। हम लोग देखे हैं बार-बार
गलत डिसीजंस लिए गए हैं वार के थ्रू और रेफरी ने भी गलत डिसीजंस दिए हैं। उसके बाद वो लोग एपोलोजाइज़ करते थे क्लब को। तो वही चीज़ कल फिर से हम लोगों को देखने को मिला कि यूरो में अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था। एक मैच में कंट्रोवर्सी हुआ, वहाँ पर देखिए रेफरीज़ कौन है? फिर से इंग्लिश रेफरीज़ और कोई नहीं एंथनी टेलर है। मतलब जो इनफेमस है फॉर दिस कंट्रोवर्सीज़। मुझे मालूम नहीं, कल मैच के बारे में तो बाद में बात करते हैं। पहले ये कंट्रोवर्सी के बारे में बात कर लेते हैं। वो इम्पोर्टेंट है मुझे लग रहा है। क्यों? क्योंकि कल मैच फ्रांस जैसे टीम के साथ जीतना बहुत मुश्किल था और दूसरी तरफ अगर आप देखें मैच जब चालू हुआ तो इट वाज अ केजी गेम। ठीक है, जो लोग न्यूट्रल फैंस हैं उनको ये मैच देख के ज्यादा मजा नहीं आएगा। वो मतलब जायज है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। वो इसलिए कि ये मैच में दोनों ही टीम ज्यादा सेफ खेल रहे थे, एक दूसरे को ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे थे। दोनों के पास ही डिफेंस वाइज बहुत बढ़िया बढ़िया प्लेयर्स हैं जो कि वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं। वो लोग अपना एंटायर मैच में ही वो लोग अपना शेप एंड डिसिप्लिन बरकरार रख रहे थे। वो आप फ्रांस की तरफ से बोलो या फिर नीदरलैंड्स की तरफ से बोलो, और इसलिए दोनों ही टीम को पता चल गया था कि अगर हम लोग ज्यादा रिस्क लेते हैं तो हो सकता है कि हम लोग कुछ गवा दे। तो दोनों ही टीम का इंटेंशन क्लियर था कि दोनों ही टीम मैच हारना नहीं चाह रहे थे, तो इसलिए अ प्रॉपर चेस गेम वाज गोइंग ऑन बिटवीन नीदरलैंड्स एंड फ्रांस, और वही चीज हम लोग को कल देखने को मिल रहा था। और ऐसा अगर मैचेस होता है, वो मैच 110% केजी मैच ही होता है और उसमें न्यूट्रल फैंस को देख के मजा नहीं आएगा, क्योंकि फुटबॉल ज्यादा इंटरटेनिंग नहीं होगा। क्योंकि कोई भी टीम एक एक स्पेल आएगा जब बॉल पोजीशन होल्ड करेंगे और कुछ क्रिएट करने की कोशिश करेंगे बॉल पोजीशन अपने पास रख के। तो इसीलिए कल का मैच बहुत सारे लोगों के लिए बोरिंग मैच होगा। और फिर भी अगर आप देखें एंड में तो स्कोर लाइन नील है, जो कि पहला मैच है इस यूरो में जहां पे स्कोर नहीं हुआ है। तो मैं कुछ स्टेट्स पढ़ रहा था कि 2021 वाला यूरो में या 16 में ऐसा कुछ यूरो में इंग्लैंड का ही ग्रुप लीग में मैच नील हुआ था। उसके बाद से यूरो में हर एक मैच में गोल स्कोर हुआ है ग्रुप लीग मैच में। तो कल एक मैच था जहां पे गोल स्कोर नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी कल वाला मैच में भी गोल स्कोर हुआ था। इट वाज अ फैंटास्टिक गोल, इट वाज अ फैंटास्टिक फिनिश फ्रॉम जावी सिमोंस, लेकिन एंटनी टेलर एंड स्टुअर्ट एटवेल दे थॉट इट अदरवाइज, और इसीलिए एक इन्फ्रिंजमेंट के चक्कर में डम्फ्रीज को एक्यूज करके वो गोल ऑफसाइड करार उन लोगों ने दे दिया। जहां पे मैं अगर लॉजिकली बात करूं तो वो गोल आपका फार कॉर्नर में फिनिश किया था जावी सिमोंस ने, जहां पे गोलकीपर का कोई मौका ही नहीं था उसको सेव करने का। क्योंकि गोलकीपर अगर आप देखें रिप्ले तो वो गोलकीपर थोड़ा आगे था और उसने कॉमिट भी नहीं किया था। क्यों? क्योंकि ही वॉज लेट, उससे पहले ही जावी सिमोंस ने फिनिश कर दिया था और डम्फ्रीज ने उसको ब्लॉक नहीं किया था। डम्फ्रीज ने प्ले में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाया। डम्फ्रीज वॉज जस्ट ओनली स्टैंडिंग देयर। तो ऐसे गोल्स हम लोग को हर एक जगह पे देखने को मिलता है, जो गोल हर एक टाइम पे स्टैंड करते हैं। लेकिन अगर मैच के ऑफिशियल्स आपका इंग्लिश रेफरीज होंगे तो वो ऐसे चीजें करेंगे और उसके बाद पूरी दुनिया उसको लेके ही बात करेंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि इंग्लिश रेफरीज आर नॉट अप टू दैट मार्क। वो चीज आपको डोमेस्टिक लीग में भी देखने को मिलता है, अभी वो चीज आपको यूरोपियन लेवल में भी देखने को मिलता है कि दे आर इनकॉम्पिटेंट एंड दे आर फकिंग डिसग्रेस। वो चीज अभी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है शायद, क्योंकि मैं नीदरलैंड्स का फैन हूं। कल हो ही सकता था कि हम लोग एक गोल से मैच जीत जाए। तो ये चीज अगर आपके टीम के साथ होगा तब आप लोगों को मालूम पड़ेगा कि कैसा लगता है कि जब एक वैलिड गोल को इनवैलिड करार दिया जाता है और उसको डिसअलाउ किया जाता है, तो कैसा लगता है ये आप लोगों को समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ पे मतलब इन्फ्रिंजमेंट का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा हुआ था। उसने गोलकीपर को ब्लॉक भी नहीं किया था डम्फ्रीज ने, उसने कुछ भी नहीं किया था, वो सिर्फ खड़ा था और इट वाज अ क्लियर कट गोल। अगर गोलकीपर ऐसे अगर आप देखो कि गोलकीपर के पास कोई चांस होता कि वो बॉल सेव कर सकता है, मतलब क्या, बॉल अगर आप मान लीजिए बॉल अगर फार कॉर्नर में नहीं रख के थोड़ा सेंटर के तरफ अगर बॉल रहता तो गोलकीपर के पास एक मौका होता कि उसको स्टॉप करने का। तो ऐसा अगर सिचुएशन आता है तब बेनिफिट ऑफ द डाउट गोलकीपर के ऊपर जाता है और ये ऑफसाइड स्टैंड होता है। लेकिन अगर देखा जाता है कि ऐसे सिचुएशंस में गोलकीपर के पास कोई मौका ही नहीं है और जो प्लेयर के लिए आप ऑफसाइड दे रहे हो, वो प्लेयर अगर प्ले में इन्वॉल्वड ही नहीं होता, गोलकीपर को ब्लॉक ही नहीं कर रहा है या फिर गोलकीपर को रुक नहीं रहा है, उसको
कमिट करने से, तो उस पे ऑफसाइड नहीं होता। इट वाज़ अ क्लियर कट गोल और इट वाज़ अ फैंटास्टिक गोल इन अ केजी मैच, जहाँ पे वो मैच ऐसे ही डिपेंडेंट था 1 गोल के ऊपर। अगर कोई भी टीम वो 1 गोल दे देती, वो अगर फ्रांस होता तो फ्रांस मैच जीत जाते, वो अगर हम होते तो हम मैच जीत जाते। और लोग कह सकते हैं कि फ्रांस के पास भी तो मौका था, उनका एक्सजी ज़्यादा है। मैं कहता हूँ हाँ, सही है। फ्रांस के पास मौका था, फ्रांस का एक्सजी हाई था मैच के बाद। क्योंकि ग्रीज़मान ने कल 2-2 बिग चांसेस मिस किए हैं। वहाँ पे आप रेबियो को भी बोल सकते हो कि रेबियो बॉल स्क्वायर नहीं करके रेबियो खुद फिनिश कर सकता था। या फिर आप अगर देखें थुरैम, डेम्बेले, इन लोगों के पास भी मौका था, हाफ चांसेस था। तो उन लोगों के पास ज़्यादा मौका था, इसलिए उन लोगों का एक्सजी ज़्यादा है। लोगों के पास थोड़ा कम चांसेस थे, लेकिन फिर भी हम लोग भी गोल स्कोर कर सकते थे। लेकिन जो प्रोबेबिलिटी, जो एक्सजी है वो ज़्यादा होगा फ्रांस का, क्योंकि उन लोगों का गोल स्कोरिंग जो अपॉर्चुनिटीज़ थे वो ज़्यादा आसान थे। तो इसीलिए उन लोगों को वो गोल स्कोर करना चाहिए था। लेकिन वो लोग तो वो गोल नहीं स्कोर कर पाए ना। तो मेरा पॉइंट यही है कि मान लीजिए वो होने से क्या होता, कुड हैव, शुड हैव, इसका कोई जगह नहीं है फुटबॉल में। वंस थिंग्स आर डन, उसके बाद ये कहना बहुत आसान होता है कि फ्रांस 2-3 गोल मार ही सकते थे। वो लोग तो नहीं मार पाए ना, वो लोग तो मिस कर दिए। ग्रीज़मान ने तो चांस मिस कर दिया। लेकिन हम लोग वो गोल स्कोर कर चुके थे। ज़ावी सिमोंस ने स्कोर कर दिया था। उसके बाद वो डिसअल आउट हुआ। तो इसीलिए मुझे दिक्कत है कि दोनों चीज़ों को आप मिक्स मत कीजिए, दोनों चीज़ अलग है। हो ही सकता था फ्रांस मैच में 3-0 जीत सकते थे। वो लोग अगर अपने वो लोग अगर थोड़ा क्लिनिकल होते, वो लोग अगर थोड़ा बेटर डिसीजन बनाते, तो शायद वो लोग फिनिश कर पाते। लेकिन वो लोगों ने तो वो चांसेस मिस कर दिया था। उसके बाद हम लोगों ने एट द एंड वो चांस बना के हम लोगों ने स्कोर कर दिया था। तो उसके बाद हो ही सकता है कि ये मैच हम लोग जीत जाते। और अगर ये मैच हम लोग जीत जाते, तो फ्रांस के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता कि हम लोग ऑस्ट्रिया के साथ क्या कर रहे हैं। तो इसीलिए मेरे ख्याल से इट वाज़ अ शेम कि ये गोल डिसअल आउट हुआ। इट वाज़ अ डिसग्रेस फ्रॉम अगेन दैट इंग्लिश रेफरीज, आप एंटली टेलर कह लो या स्टुअर्ट एटवेल कह लो, बोथ आर पैथेटिक रेफरीज। इन लोगों से आगे टूर्नामेंट में जाके कोई इंपॉर्टेंट मैच मैं इन लोगों को नहीं देखना चाहता। वो मेरा टीम हो कि आपका टीम हो, कोई दूसरा टीम हो, कोई भी मैच हो, मुझे चाहिए ही नहीं ऐसे रेफरीज जहां पे ऐसे कंट्रोवर्सीज पैदा हो सकता है। इसीलिए मैं बोल रहा था इट वाज नॉट अ कोइंसिडेंस कि जहां पे कंट्रोवर्सी है फिर से वहां पे सारे रेफरीज इंग्लिश है। तो इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस, क्योंकि ये फैक्ट है कि ये रेफरीज, इंग्लिश रेफरीज, they are incompetent. They don't know how to manage a game. They don't know how to handle these situations. They don't know when to allow and when to disallow goals, you know। वो अपना थॉस जमाना पसंद करते हैं और मैच में डिक्टेट करना पसंद करते हैं। कल भी अगर आप देखें तो बहुत सारे गंदा फाउल्स दे रहे थे, फ्रांस को भी हम लोगों को भी। मतलब फुटबॉल एक बॉडी कॉन्टैक्ट गेम है, वो एक फिजिकल गेम है। तो आप कोई भी कॉन्टैक्ट के लिए आप फाउल नहीं दे सकते, आप गेम को डिसरप्ट नहीं कर सकते। एक सीवियर फाउल नहीं होता है, सीवियर कॉन्टैक्ट नहीं होता है, तो आपको गेम को चलने देना चाहिए। लेकिन फिर भी वो बार-बार ऐसा भी कर रहा था, तो इसलिए गेम थोड़ा डिसरप्टेड भी हो रहा था। तो इसलिए गेम का टेम्पो भी बहुत बार खराब हो रहा था, जबकि दोनों टीम ज़्यादा सेफ खेल रहे थे। और जब वो इंसिडेंट हो गया, कंट्रोवर्शियल वाला इंसिडेंट, और हम लोग का वो गोल डिसअलाउड हो गया, तो उसके बाद दोनों ही टीम का आप कह सकते हो कि थॉट प्रोसेस बिल्कुल ही सिमिलर थे कि दोनों ही टीम नहीं जाना चाहते थे, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। दोनों ही टीम बहुत केयरफुल एंड सेफ फुटबॉल खेल के मैच से 1 पॉइंट निकाल के चले गए, क्योंकि दोनों ही टीम को मालूम है अगर 1-1 पॉइंट मिल जाता है तो दोनों ही टीम सिक्योर कर लेते हैं अगले राउंड ऑफ 16 में। मतलब 90% तो सिक्योर हो ही चुका है। अभी लास्ट मैच डे में मैच होने के बाद पता चल जाएगा कि कौन-कौन से पोज़ीशन में फिनिश करेंगे। तो देखते हैं आगे जाके क्या होता है इस ग्रुप में। मेरे ख्याल से जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि तीनों टीम ही मुझे लग रहा है कि अगले राउंड में प्रोग्रेस करेंगे। और आज आपका मैच है पुर्तगाल का, तो पुर्तगाल के ऊपर भी बहुत प्रेशर होगा। तो आज भी 3-3 मैचेज़ हैं, तो तीनों मैच को लेके मैं मैच रिएक्शन वीडियो कल लाऊँगा। कल नीदरलैंड्स और फ्रांस के बीच जो मैच था, मुझे मालूम है अगर आप फ्रांस या फिर नीदरलैंड्स के फैन नहीं हो, आप न्यूट्रल फैन हो, तो आपको ये मैच बहुत बोरिंग लगेगा, व्हिच आई कैन अंडरस्टैंड एंड व्हिच आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि मुझे मालूम है ये मैच बोरिंग था आप लोगों के लिए। लेकिन फिर भी आप लोगों का क्या राय है, वो गोल को लेके, कंट्रोवर्सी को लेके आप लोगों का क्या राय है, इंग्लिश रेफरीज को लेके आप लोगों का क्या राय है, और ऑस्ट्रिया का जो मैच था, उससे पहले यूक्रेन का जो मैच था, ये सारे मैचेस को लेके आपका क्या राय है, आपका क्या ओपिनियन है, मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया और आप लोग अगर चैनल में नए हो, तो मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर वीडियो को लाइक करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा रिकमेंड होगा दूसरे लोगों के बीच। इसलिए ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच जिनको फुटबॉल पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड यूनाइटेड वी स्टैंड।